जय हिंद। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका के टॉपिक को स्टार्ट किया था। हमने एक समझ बनाई थी कि किन किन डायमेंशंस में बैंक काम करते हैं ताकि ग्रामीण विकास की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके, है ना। हमने डायमेंशंस के बारे में देखा था। हमने देखा कि नाबार्ड बैंक, जो कि ग्रामीण विकास में कार्य करने वाली प्रमुख संस्था है, वो किन आयामों में काम करती है। हमने अल्पकालिक ऋण देखा था, हमने दीर्घकालिक ऋण देखा, विकासात्मक योगदान देखे और वित्तीय सहायताओं के बारे में हमने जाना था। फिर एक कदम आगे बढ़ करके हमने एक प्रमुख योजना ग्रामीण विकास के में जो चलाई जाती है वो है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने उसे देखा था। आज हम ऐसे ही कुछ प्रमुख वित्तीय योगदान, मतलब एक ऐसी बैंकों की विकास की योजनाओं के बारे में जानेंगे जो मुख्य रूप से वित्तीय गतिविधियों में सम्मिलित हैं या ग्रामीण विकास में वित्तीय क्षेत्रों में जो योगदान प्रदान करती है। ऐसी योजनाओं का प्रमुख योगदान है और इसमें से प्रमुख है मुद्रा योजना। तो चलिए मुद्रा योजना से हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इस योजना का पूरा नाम है PMMY, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब यहाँ पे मुद्रा जो वर्ड आता है उसका मतलब हमें थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम में सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। सरकार ने जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया तब उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी समझिए या एक संस्था बनाई। इसका नाम रखा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जिसके माध्यम से इस योजना का क्या होता है, क्रियान्वयन होता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया मुद्रा और प्रधानमंत्री और योजना को इसमें शामिल कर दिया गया, तो यह बन गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? यह 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि समझिए कि इसको कंप्लीट 10 साल हो गए हैं। अली हाल ही में काफ़ी ज़ोर शोर से इसके बारे में प्रकाशन हुए। प्रधानमंत्री ने भी कई मौक़ों पर इसके बारे में जिक्र किया कि मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हुए। जो भी इसके लाभान्वित हैं उनसे बातें हुई और इनके बारे में जो भी जो अचीवमेंट है, जो हासिल की है गवर्नमेंट ने, इसके बारे में ब्रीफ किया गया था। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये 10 साल कंप्लीट हो गया है। एक लॉजिक समझिएगा, जितने भी एग्ज़ाम दिलाएंगे ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई भी योजना जब भी आप पढ़ते हैं, अगर वो 25 साल कंप्लीट हो गए हों, 50 साल, 75, 100 साल या 200 साल, ऐसे जो डिनोमिनेशन में कंप्लीट होते हैं ना, उसको अक्सर पूछे जाने की संभावना बनती है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे 10 साल कंप्लीट हो गए तो इसके पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी बन जाती है। देखिए, कौन से मंत्रालय ने शुरुआत किया? तो वित्त मंत्रालय ने इसको शुरुआत किया, है ना। और इसका उद्देश्य क्या है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि मध्यम उद्यमियों को या फिर जो दीर्घकालिक उद्यम लगाते हैं, है ना, उनके संदर्भ में पूछा जाएगा तो ये गलत होगा। इनको यह सहायता प्रदान करता है तो सूक्ष्म यानी कि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को, स्मॉल एंड सूक्ष्म को क्या बोलेंगे, माइक्रो, है ना। और एक क्या होता है, मीडियम इंटरप्राइजेस। तो जो मीडियम आएगा ना वो इसमें शामिल नहीं होता है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक के बोला ताकि आपको वो चीज़ें याद रहे। तो स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस इसमें शामिल होंगे। ये हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की श्रेणियाँ।
जो अभी लेटेस्ट में आपसे सीजीपीएससी से तरुण प्लस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन श्रेणियों को आपको याद रखना है। जैसे कि पहली श्रेणी है शिशु श्रेणी, इसमें आपको सिर्फ ऋण की सीमा याद रखनी है। जैसे यह 50,000 तक इसमें क्या किए जाते हैं, लोन दिए जाते हैं आवश्यकता की पूर्ति हेतु, ठीक है। फिर एंड देन आता है किशोर श्रेणी। अब जस्ट उससे आगे बढ़ना है, 50,000 से 5 लाख तक के लोन दिए जाते हैं ताकि आप क्या कर सकें, अपने उद्यम का विस्तार कर सकें। ये तो थी प्रारंभिक चरण के लिए, अब ये विस्तार के लिए दी जा रही है ना। फिर तीसरी श्रेणी आती है, ये है तरुण श्रेणी। तरुण श्रेणी में क्या किया जाएगा, 5 लाख रुपए से 10 लाख तक के, और क्यों दिया जाएगा, ताकि आप अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं, है ना, और ताकि आप बाजार में अपने विस्तार कर सकें। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तरुण प्लस श्रेणी, जिसे हाल ही में जोड़ा गया है। इसकी सीमा है 10 से 20 लाख तक, और ऐसे लोगों को दिया जाता है ना जो कि तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण का भुगतान कर लिया है। ये भी एक क्राइटेरिया देखा जाता है, और ये समझिए कि अतिरिक्त वित्तीय सहायता है। तो ये चारों प्रकार की श्रेणियों को आपको ये आपके फिंगर टिप में होने चाहिए, शिशु श्रेणी, किशोर श्रेणी, तरुण श्रेणी और तरुण प्लस श्रेणी, है ना। तो थोड़ा सा शिशु और किशोर में क्या होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं याद करते समय। तो इसको आप क्या करिएगा, शिशु से एस बना लीजिएगा, किशोर से के बना लीजिएगा, तरुण से टी बना लीजिएगा, और एक प्लस बना लीजिएगा। तो एस के टी प्लस हो गया, या जो भी आपको सुविधाजनक जो लगता है याद करने के लिए, ताकि याद करने में ना आपको दिक्कत ना जाए। अब उनको क्रियान्वित करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो वही है सार्वजनिक बैंक। जो भी सार्वजनिक बैंक मतलब जिसमें गवर्नमेंट क्या है, ओनर है, उसकी मालिक है, ये है। निजी बैंक आ गए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हमने आरआरबी की बात की, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक और सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, जो क्या करती है कि सीधे सीधे क्रेडिट प्रोवाइड करती है, मतलब लोन देने वाली जो संस्थाएं होती है ना, ये क्या करती है, ये भी प्रोवाइड करती है। विदेशी बैंकों को भी दिया गया है कि आप भी मुद्रा योजना के तहत ऋण दे सकते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, मतलब ये मतलब है कि गैर बैंकिंग, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि यह बैंकिंग का काम नहीं करते, है ना। तो इसमें आप समझिए कि कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं ना जो सिर्फ ऋण प्रोवाइड करने का काम करती है, मतलब फिनांस। मतलब आपने ग्रामीण स्तरों में देखा होगा या शहरों के स्तर में जो बहुत सारे फिनांस करने वाली, उसमें नाम में ही फिनांस जुड़ा हुआ रहता है। तो ये कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। हम इकोनॉमिक्स जब फ्यूचर में चर्चा करेंगे तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ा जाता है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में, एनबीएफसी जिन्हों कहते हैं हम। तो कुछ आपके समझ के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। चलिए, अब एक इसमें जो हमने मुद्रा कार्ड भी इसी के साथ आया रहता है। किसके साथ, मुद्रा कार्ड को भी हम देखते हैं कि एक नवीन वित्तीय उत्पाद है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब जो भी मुद्रा योजना के तहत जो लाभान्वित होते हैं, है ना, जिनको लाभ दिया जाता है, उनको क्या कर रहे हैं, आजकल एक नवीन उत्पाद है मुद्रा कार्ड, ये दिया जाता है। अब सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये मुद्रा कार्ड क्या है, किससे संबंधित है, तो इसको आपको जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। मुद्रा कार्ड क्या है, एक नवीन वित्तीय उत्पाद है जो उधारकर्ताओं को परेशानी मुक्त ऋण सुविधा प्रदान करता है, जिससे वे अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं। इसकी विशेषता क्या है, यह रुपे डेबिट कार्ड के रूप में काम करता है। जैसे हमने देखा कि किसानों को जो केसीसी कार्ड दिया गया था, वो क्या करता था, एटीएम के रूप में आप उसको कार्य कर सकते थे। किसी भी एटीएम में जाएंगे तो एज अ डेबिट कार्ड के रूप में आप उसको उपयोग कर सकते हैं। उसी के तहत क्या है, एज अ ये मुद्रा कार्ड है, यह डेबिट कार्ड के रूप में आप कार्य करते हैं। यह क्या करता है, उद्यमियों को वही एटीएम से नकदी निकालने, पॉइंट ऑफ सेल मतलब कि
POS, पॉस मशीन जो कहते हैं ना, जिसमें हम क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आसानी से उनको सुविधा प्रदान करती है। और ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान करती। ओवरड्राफ्ट कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपकी इंस्टेंट में कभी आपको किसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है ना। अब भाई जो बिज़नेस करते हैं उनको तो कभी भी तात्कालिक पैसे की ज़रूरत तो हो ही जाती है इमरजेंसी में। तो ओवरड्राफ्ट दैट मीन्स आपके पास अगर मिनिमम अमाउंट भी नहीं है और आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो इस कार्ड के माध्यम से बैंक, यदि आपके पास कार्ड है तो उतना पैसा आपको दे देगी ताकि आप तुरंत भुगतान कर सके। ये होती है ओवरड्राफ्ट। मतलब इमरजेंसी में जो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ओवरड्राफ्ट की सुविधा, है ना, ये समझिए आप। फिर एक मुद्रा मित्र, इसका भी नाम आता है। मुद्रा मित्र क्या होते हैं, यह एक मोबाइल ऐप है। अब मुद्रा मित्र के नाम से ना आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि यह मोबाइल ऐप है या जो क्या बोलते हैं कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है। तो यह क्या है, एक मोबाइल ऐप है जो मुद्रा से संबंधित उत्पादों, योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये दो चीज़ें हैं ना, इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है। एक तो मुद्रा कार्ड हो गया और दूसरा है मुद्रा मित्र हो गया। ये हो गया। जैसे रिसेंट में अभी आपने देखा, अगर आपने पीएससी का एग्ज़ाम दिलाया होगा तो प्रीलिम्स में कुछ लास्ट में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कुछ एप्लीकेशन के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, है ना, जो सुमेलित करने वाला था। ऐसे ही मुद्रा मित्र, मुद्रा कार्ड के बारे में ना कुछ सुमेलित करने वाला क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा इसे ऐड कर दिया जाए, थोड़ा सा जानकारी रखिएगा। अब इसकी उपलब्धियां देखते हैं। भाई 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी उपलब्धियों के बारे में तो चर्चा होगी ही होगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि लगभग 69% मुद्रा ऋण खाते ये महिलाओं के पास। ये डेटा को प्लीज़ याद रखिएगा आप। दूसरा, सरकार बहुत ज़ोर शोर से इन चीज़ों को क्या करती है, हाईलाइट करती है, और करना भी चाहिए क्योंकि लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, महिलाओं को। दूसरा, 51% जो खाते हैं वो ST SC और OBC वर्ग के उद्यमियों के पास हैं। दूसरा लेटेस्ट डेटा है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 24-25 के जो आंकड़े आए हैं वो 28/3/2025 के आंकड़ों के अनुसार 4.67 करोड़ मुद्रा ऋण स्वीकृत किए गए हैं। मतलब इतने लाभार्थी से थे, समझिए, है ना, इतने लाभार्थी हैं। और इसका मल्टीप्लिकेशन जब आप उनकी लोन के साथ करेंगे तो ये लाखों करोड़ों में ये पहुंच जाएगा, क्योंकि वो कैश है। हमें क्या करना है, ये लाभार्थी हैं, लाभार्थियों की संख्या कितनी है, तो 4.67 करोड़ लाभार्थी संख्या है। दूसरा डेटा जो मुख्य रूप से आपको याद रखना है, महिलाओं के संदर्भ में पूछे जाने की संभावना बनती है दोस्तों, और 51% ST SC और OBC के संदर्भ में। तो ये मुद्रा योजना की कुछ उपलब्धियां थी, ये हमने देखा। अब हम देखते, दूसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी कि PMJDY। इसे हम जानते तो हैं लेकिन थोड़े से थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ते हैं ताकि और हमारी समझ अच्छे से हो सके। देखिए, जन धन योजना प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता खोलना हो गया। दूसरा, वित्तीय साक्षरता, देखिए ये भी ध्यान रखना है। फिर ऋण, बीमा, पेंशन सुविधाओं तक पहुंच के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच हेतु एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। और मैं आपसे कहूं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या वित्तीय समावेशन का प्रयास है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। ये वित्तीय समावेशन का ही प्रयास है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, जिनके पास अकाउंट नहीं है उनका अकाउंट खोल रहे हैं, है ना। फिर उनको क्या है, वित्तीय सेवाएं, जो भी DBT आजकल गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जो भी आजकल हमने देखा बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, विभिन्न
जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो क्या करती, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसे भेजती है ना। तो इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे है प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता खुलना। अगर ये खाता नहीं खुलता तो गवर्नमेंट कैसे डीबीटी करती, है ना। तो इसको प्रोत्साहन के लिए कैसे, क्रोनोलॉजी समझिए कि आपने पहले फ्री में खाता खोला, ठीक है, फिर उसके बाद अब लोग तो क्या करते, खाते तो खोलते नहीं, लेकिन अब डायरेक्ट उसमें पैसे आ रहे हैं तो खाता खोलने का औचित्य बनता है, ठीक है। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी शुरुआत कब हुई, शुरुआत को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई और यह मंत्रालय कौन काम करता है, वित्त मंत्रालय, ठीक है। अब यहाँ पे आप सर ग्रामीण विकास में हम बैंकों की भूमिका पढ़ रहे हैं, तो बैंकों की भूमिका में भाई वित्त मंत्रालय का ही काम रहेगा। तो इसीलिए आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय क्यों नहीं आ रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण योजनाओं से संदर्भ में आएंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है, जन धन खाते का। तो पहला तो क्या है, वित्तीय समावेशन, जो हमने अभी बात किया। फिर बचत, ऑब्वियस सी बात है, बचत भी होगी इससे, है ना। ऋण ले सकते हैं आप, ऋण की सुविधा मिलेगी। बीमा ले सकते हैं, बीमा की सुविधा ले लीजिए। प्रत्यक्ष लाभ, जैसे मैंने भी बताया, डीबीटी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ये हो गया। और सशक्तिकरण, ये सभी चीज़ें होंगी तो सशक्तिकरण तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि महिलाओं के खाते इसमें मुख्य रूप से खोले गए हैं, ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम उपलब्धियां इसकी क्या क्या है। तो 26/3/2025 की स्थिति में क्या है, कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है, 55.8 करोड़। ये डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा आप, क्योंकि ये 26/3/2025 की स्थिति में है ना, जो भी फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है ना, 24-25 का, अब 25-26 चालू हो गया है। तो इस डेट की, इस पॉइंट की स्थिति में आपको याद रखना है लाभार्थियों को जारी किए गए रुपे डेबिट कार्डों की संख्या। तो इनको क्या करते हैं, रुपे डेबिट कार्ड भी जो जारी किए जाते हैं ना, साथ में मतलब एटीएम कार्ड जैसे वो यूज़ कर सकें, है ना, रुपे डेबिट कार्ड, तो इसकी संख्या है। और ग्रामीण और अर्ध शहरी लाभार्थियों की संख्या 36 करोड़ है लगभग। महिला लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है, लगभग 30 करोड़ के आसपास है। यदि हम देखें कि महिला लाभार्थियों की संख्या 50% से भी अधिक है, यदि टोटल 55 है तो महिला लाभार्थी कितने हैं, 30 करोड़ के आसपास है, लगभग 31 करोड़ के आसपास है। अब 26/3/2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कुल लाभार्थी कितने हैं, 1,82,65,748। तो ये कुल लाभार्थी ही आप याद कर लेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशियंट होगा। इनको बहुत ज़्यादा डेटा को याद करने की, इसमें नीचे के डेटा को याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुल लाभार्थी बस आप याद कर लीजिएगा, बाकी और भी याद कर लीजिएगा यदि आपको याद करना हो तो। डेटा तो मैंने इसमें शामिल कर ही दिया है। दूसरा आपने एक सुना होगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, है ना। ये क्यों लॉन्च किया गया, इसके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, किसने लॉन्च किया और क्यों हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मनरेगा में जो सबसे बड़ा करप्शन था वो था पेमेंट का, है ना, भ्रष्टाचार था। क्यों, क्योंकि इसमें किसे आप पेमेंट दे रहे हैं, कौन पेमेंट उठा रहा है, काम करने वाले को मिल रहा है कि पेमेंट नहीं मिल रहा है, इन और वो एक्चुअल में साइड में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसके खाते में, सही व्यक्ति के खाते में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि बिचौलिए ही खा रहे हैं। इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए समाधान के रूप में लाया गया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यानी अब जो काम कर रहा है वो आधार से लिंक है, दूसरा उसका अकाउंट आधार से लिंक है। तो अब आपका अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा तो गवर्नमेंट कहती है कि हम अब पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे करप्शन होता है, बिचौलिए पैसे खा जाते हैं। इसीलिए इस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया। ये तो हो गया मनरेगा में एक बड़े ही अच्छे इनोवेशन की शुरुआत हुई। लेकिन दूसरा क्या हुआ, इससे अब ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान करने की समस्या भी क्या हुई, इससे थोड़ी सी दूर हुई। मान लीजिए कि अगर आपके पास
जो पासबुक है वो आप नहीं रखे हैं, एटीएम कार्ड को आप ऑपरेट नहीं कर पाते है ना, वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण, तो क्या करिए, आपका अंगूठा, क्योंकि बायोमेट्रिक इसके साथ इंक्लूड है, आप सीधे सीधे उसमें अपना बायोमेट्रिक अंगूठा लगाएंगे या आँख का आइरिस का स्कैन करेगा जो भी आपको, तो वो क्या है, ये आपका आधार आपके अकाउंट से लिंक्ड है। अब आपको समस्या नहीं है पैसे निकालने में, क्योंकि आपने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से क्या कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। एटीएम वगैरह, पासबुक, बैंक में लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं। जो छोटे छोटे जो चॉइस सेंटर होते हैं वो भी आजकल क्या करते हैं, पैसे डायरेक्ट आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आप पैसे निकाल सकते हैं, पैसे का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे, अब परिचय तो मैंने आपको दे ही दिया, एक बार हम इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ते हैं कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली भारत में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की सुगमता को बढ़ाने के लिए एक पहल है, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में। इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, तो कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में ना बहुत ही एक चमत्कारिक पहल साबित हुई है गवर्नमेंट के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, नवंबर 2010 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी नोडल संस्था कौन है, नोडल संस्था है एनपीसीआई, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, भारत में जितने भी डिजिटल जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसको क्या करती है, ये कंट्रोल करती है, या वही इसको क्या करती है, रेगुलेट करती है, एनपीसीआई। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो एनपीसीआई करता है। अब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से आप क्या कर सकते हैं, तो नकदी निकासी आप कर सकते हैं, पहला ये, आप नकदी जमा कर सकते हैं, शेष राशि की जांच कर सकते हैं, और निधि का स्थानांतरण यानी कि पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से इसकी कार्यप्रणाली है। एईपीएस के लाभ हम देखें तो ये भी क्या है, वित्तीय समावेशन का ही तो पार्ट है ना, ये भी एक पहल है जो वित्तीय समावेशन के लिए आवश्यक है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जैसे हमने पहले ही अभी डिस्कस किया कि भाई ये मनरेगा में सीधे डीबीटी करने में क्या होता है, उपयोगी होता है, उपयोग में आसान है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो वरदान है। क्यों, क्योंकि भाई आपको न तो एटीएम कार्ड लेके जाना है, पिन डालने की झंझट ही नहीं है, सीधे बायोमेट्रिक कीजिए, आपके बायोमेट्रिक से अटैच है तो पेमेंट करने में सो आसान ही है। सुरक्षा और पारदर्शिता, आपके सामने ही सब चीज़ें हो रही है, तो कोई बोला कि भाई दीजिए मैं आपके एटीएम से पैसे, है ना, बहुत सारी ये जालसाजी से आप बच सकते हैं। भौतिक बैंकिंग पर निर्भरता कम, ये बहुत ही अच्छा एक हिसाब से इसका लाभ है कि आपको सीधे अपना बैंकों पर जाके लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, सीधे आप अपने पासबुक ले जाने की ज़रूरत नहीं। तो भौतिक बैंकिंग है, जो फिजिकली बैंकिंग है, इससे आपकी निर्भरता क्या होती है, कम होती है। तो ये हमने देखा एईपीएस के लाभ। तो चलिए दोस्तों, अब हमने जो बैंकिंग की भूमिका थी उसके संदर्भ में जो लेटेस्ट और वेरी इम्पॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, उसे हमने बहुत अच्छे से देखा जाना, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के इतर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो भी योजनाएं चलाती है, यो तो हम योजना खेलेंगे ही। अब इसके बाद आरटीआई एक बचता है, आरटीआई हम पढ़ेंगे, आरटीआई के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, योजना खेलेंगे, योजना हम लेकर आएंगे। और न केवल ग्रामीण विकास की योजनाएं, फिर मैं कोशिश करूंगा ना कि जो कृषि की योजनाएं, पंचायत मंत्रालय की योजनाएं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं, इसको मैं कोशिश करूंगा सभी योजनाओं को लाने की। और मैं एक ये भी कोशिश कर रहा हूं कि ना योजनाओं को हम क्या करेंगे, जैसे जो भी पंचायत की योजनाएं होगी ना, उसको हम एक क्लास में कवर कर लेंगे, है ना। फिर कृषि से संबंधित कुछ योजनाएं होगी, उसको हम एक क्लास के कवर कर लेंगे। रोजगार से संबंधित कुछ योजनाएं जो ग्रामीण विकास में क्षेत्र में, उसे हम एक क्लास में कवर करेंगे। मैं चाहता हूं कि ना पढ़ने में आपको आसानी हो, मिक्सअप कर देंगे तो फिर वो रायता जैसे फैल जाएगा। पढ़ रहे हैं तो सिस्टमेटिक वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि योजनाओं को हम ना डिफ्रेंशिएट कर देंगे फ्लो चार्ट के हिसाब से, है ना, ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो।
तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं दोस्तों। आरटीआई हम पढ़ेंगे, और आरटीआई में जैसे आपने अभी देखा होगा डीपीडीपी एक्ट के माध्यम से ना आरटीआई में कुछ संशोधन लेटेस्ट में किए गए हैं, मतलब अभी उसकी अधिसूचना कुछ ही हफ्तों पहले या जारी हुई है, तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ वो भी हम कवर कर ले, ताकि नए संशोधन जो आरटीआई में हैं वो भी आप आसानी से कवर कर लें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।